अरे यार इसका वो कहाँ गया? सेकेंड टीडीएस इक्वेशन। चलो सेकेंड टीडीएस इक्वेशन बताना था कि हो गया था? अच्छा अच्छा चल। सेकेंड टीडीएस इक्वेशन। चलिए चलिए, दिस इज कॉल्ड सेकंड टीडीएस इक्वेशन। लिखा नहीं लिखा आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लिखेगा दिस इज कॉल्ड सेकंड टीडीएस इक्वेशन। लिख लिया था? चलिए आइए देखते हैं अब वही केस फर्स्ट। अरे यार ये क्या है? मैग्नीज, फेरिक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, प्लैटिनम, इरिडियम, क्रोमियम। किस किस ग्रुप के हैं ये सब? कौन किस ब्लॉक के हैं? डी ब्लॉक। चलिए इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करता है? सबसे ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करता है? सबसे ज़्यादा नहीं, वेरिएबल वैलेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ऑस्मियम तो की तो सबसे ज़्यादा होती है, +8 तक। मैग्नीज, मैग्नीज की जो वैलेंसी होती है सबसे ज़्यादा वेरिएबल होती है। चलिए ये सवाल पूछा गया था हम लोग के एग्ज़ाम में, मैग्नीज की सबसे ज़्यादा होती है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और सेक्शन किसका किसका होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें 24 और 29 का होता है। 24 मतलब क्रोमियम का होता है और कॉपर का होता है। इसमें 46 तक बेटा याद ही नहीं किया हम ना, हम याद किए हैं 30 तक, 46 तक याद ही नहीं किया हमने। होगा भैया, एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। 108 के अपना पीरियोडिक टेबल बना देंगे लोग, ये भी टैलेंटेड होगा। हम लोग के तो बस का नहीं, हम लोग तो भाई आम आदमी है, मैंगो पीपल है हम लोग। चलिए टीडीएस इज इक्वल टू क्या था बताइए? टीडीएस इज इक्वल टू कितना आया था बेटा? टीडीएस इज इक्वल टू आया था हमारा सीपीडीटी, सीपीडीटी माइनस टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डीपी। ठीक है ना? चलिए ये इक्वेशन आपका आया था। ठीक है चलिए अब देखिए केस फर्स्ट लिखिए। केस फर्स्ट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है चलिए बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? लिखिए इसमें, लिखिए फिर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बताइए? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टी क्या होता है बताइए? टी क्या होता है? कांस्टेंट। पता है ना? ये भी बताना पड़ेगा। टी क्या होता है? कांस्टेंट। और डी क्या होता है बाबू? जीरो। डी क्या हो जाता है? इसको इक्वेशन क्या बना देंगे? क्वेश्चन नंबर 3 था ना? डी बराबर 0। देन बाय इक्वेशन 3, देन बाय इक्वेशन 3 वी, देन बाय इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा बताइए? क्या मिलेगा बताइए? TDS बराबर, या DQ बराबर करिए, DQ बराबर TDS बराबर किसके बताइए? क्या हो जाएगा बताइए? माइनस टी डेल वी अपॉन
डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर dP। छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए, छाप दीजिए। चलिए, इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा बताओ? 4। कितना बना देंगे? 4। ठीक है, चलिए फिर लिखिए, लिखिए if alpha be the coefficient of volume expansion, if alpha be the coefficient of volume expansion, if alpha be the coefficient of volume expansion, coefficient of volume expansion, coefficient of volume expansion, then अल्फा बराबर किसके इक्वल होता है बेटा? 1/v del v अपॉन del t एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या ये फॉर्मूला आपको पता है? क्या ये फॉर्मूला आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू ये होती है? बताइए, पता है? अरे भाई, 3 तरह का कोफिशिएंट आप जानते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, है ना? और हाई स्कूल या इंटर में आपने तीनों में रिलेशन पढ़ा होगा, अल्फा, बीटा, गामा इज इक्वल टू 1:2:3। अल्फा, बीटा, गामा 1:2:3। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा होगा। अल्फा को क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। बीटा को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन कहते हैं। और गामा को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। तो इंटर में था, यहाँ पर गामा की जगह पर हम क्या ले लिए बेटा? अल्फा ले लिए। गामा की जगह पर हमने अल्फा ले लिया, ठीक है ना? जैसे इंटर में आप ये पढ़ते थे, अल्फा, बीटा, गामा 1:2:3, ठीक है ना? पर यहाँ पर हम गामा की जगह पे क्या ले लिए? अल्फा ले लिया, ठीक है ना? ये आता कहाँ से? आपको कुछ आइडिया वाइडिया कहाँ से आता है? फॉर्मूला नहीं आता आप लोगों को? कुछ आइडिया वाइडिया कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? देखिए देखिए, समझिए पहले, याद है तुमको? बताओ। देखिए, v इज इक्वल टू होता है v0 1 प्लस अल्फा टी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? ये क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है, ठीक। चलिए, फॉर्मूला मतलब इन द सेंस क्या कि जब हम t बढ़ाएंगे, t जैसे जैसे बढ़ाएंगे, वॉल्यूम में क्या देखने को मिलेगा? हमको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है ना? और t बराबर, t क्या है? टेम्परेचर है। t क्या है? टेम्परेचर है। t बराबर 0 पे जो इनिशियल वॉल्यूम होता है वो बेटा क्या होता है? हमारा v0 होता है। मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे होता क्या है, जब सॉलिड्स का ही सिस्टम मान लीजिए अगर है, सॉलिड के सिस्टम को जब आप हीट देते हैं, ठीक है ना, तो उसकी लेंथ में भी इंक्रीज होता है, उसके एरिया में भी होता है, उसके वॉल्यूम में भी होता है, ठीक है ना? तो ये जो एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? v, वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू v0 1 प्लस, आपने गामा t पढ़ा होगा, गामा की जगह पर हम यहाँ क्या ले रहे हैं? अल्फा की। किताबों में अक्सर अल्फा ही लिखा मिलता है, क्योंकि लीनियर और एरियल वाले से मतलब यहाँ पर नहीं होता है, वॉल्यूम वाले ही लेकर के चलते हैं। तो बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो गामा की जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं? अल्फा ले लेते हैं। अल्फा को हम डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब क्या कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है वो क्या हमारा? अल्फा है। जैसे इंटर में आप पढ़ते थे तो वही चीज गामा होती थी, यहाँ पर वही चीज क्या हो गई है? अल्फा हो गई है। कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना? इंटर में आपने गामा पढ़ा था, यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं? उसी को अल्फा पढ़ रहे हैं, कोई अंतर नहीं, नोटेशन बस चेंज हो गया, कोई अंतर नहीं, ठीक है। चलिए, अब आप ये बताइए और समझिए आप, जब टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है ना, तब जो हमारा वैल्यू होता है वॉल्यूम का वो क्या होता है? v0 होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वॉल्यूम में क्या होगा? हमको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम ओपन कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू किसके इक्वल आगे बताइए? v0 प्लस v0 अल्फा टी, ठीक है। अब आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? dv, और v0 देखिए ऑलरेडी कांस्टेंट होगा, v0 इनिशियल वॉल्यूम में तो ऑलरेडी कांस्टेंट होगा, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा? 0 प्लस v0 अल्फा, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट पे अगर हम चेंज ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? dt लिख देंगे या d थीटा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको बताइए? आपको मिलेगा v0 अल्फा
डेल वी बाई डेल टी मिलेगा। और यहाँ से अल्फ़ा बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, 1/v0 डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी की तरह से मिलता जुलता है कि नहीं है ना। देख लीजिए, v0 की जगह पे हमने v ले लिया है क्योंकि v ही लिख करके एक्सप्लेन किया था इसको। t की जगह पे हमने कैपिटल T ले लिया है। क्यों कैपिटल T ले रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर हम किस स्केल पे ले रहे हैं, केल्विन स्केल पे ले रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि 6 यूनिट आपके सिलेबस में है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के, थर्मल फिजिक्स में। थर्मल फिजिक्स में आपके 6 यूनिट हैं और 6 में से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट ऐसी है कंडक्शन, जिसमें आपको टेम्परेचर किस में लेना है, डिग्री सेल्सियस में। बाकी 5 यूनिट जो 5 चैप्टर आपको पढ़ना है उन सब में टेम्परेचर कौन सा होगा बेटा, केल्विन वाला होगा। ये बात समझिएगा। कंडक्शन चैप्टर एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें टेम्परेचर आप किस में लेंगे, डिग्री सेल्सियस में। अदरवाइज बाकी के जो 5 चैप्टर हैं उनमें आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी केल्विन में लेकर के चल रहे हैं। तो टी की जगह पे क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया। v0 की जगह पर हम v ही ले लेते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं होगा। और डेल v अपॉन डेल टी पहले से, ठीक है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ, अल्फा इंटू वी के। छाप दीजिए। पहले लिखे अल्फा बराबर 1/v डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p, और फिर डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू अल्फा v के। छाप दीजिए। आसान है कि नहीं, बहुत ईजी है। देखिए मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन में यूनिट बस थोड़ी सी लेंदी होती है, टॉपिक लेंदी होते हैं, पर होते स्कोरिंग है, आसान होते हैं। अगर आप एक फॉर्मेट पकड़ लेंगे, समझ लेंगे कैसे क्या आया है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। पर आप लोग करते हैं गलती क्या करते हैं, जब लास्ट के चैप्टर में पढ़ाते तो बहुत आसान लगता है आपको। इसके बाद जब कंडक्शन पढ़ाएंगे, रेडिएशन पढ़ाएंगे, तो आपको लगेगा रेगिस्तान में पानी मिल गया, आपको इतना आसान लगेगा। जैसे क्या मिल गया आपको, है ना। वो सब चैप्टर बहुत आसान होते हैं और ये चैप्टर थोड़े से लेंदी होते हैं, तो बच्चे फिर एग्जाम में क्या करते हैं, इनसे बचते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में एग्जाम में अटेम्प्ट करिएगा, तब स्कोर आप अच्छा कर पाएंगे। अपना दिमाग लगाएंगे तब फिर भगवान ने मालिक है। चलिए क्या लिखेंगे बेटा बताओ, देन बाई क्वेश्चन 4 वी गेट, इक्वेशन 4 से क्या मिल जाएगा बताइए, इक्वेशन 4 से क्या मिल जाएगा बेटा बताओ, इक्वेशन 4 से क्या मिल जाएगा बताइए। इक्वेशन 4 से क्या मिल जाएगा बताइए। डी क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, माइनस टी वी अल्फा डी, यही ना होगा। छाप दीजिए। चलिए आसान है कि नहीं, आसान लग रहा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है कोई। घर पे जाकर रिवीजन करते नहीं करते आप लोग, घर पे जाकर रिवीजन किया करिए भाई। रिवीजन ही देखिए इसमें की है, रिवीजन जितने ज़्यादा आप बार आप करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। सारा का सारा खेल देखिए रिवीजन का होता है, सारा का सारा खेल रिवीजन का होता है। कभी कभी किस्मत भी होती है, खैर वो और बात है। जैसे आजकल मेरी नहीं सही चल रही है, लिखिए इफ़ प्रेशर वेरीज फ्रॉम P1 to P2, if pressure varies from P1 to P2, कैपिटल P1 लिखिएगा। if pressure varies from P1 to P2, ठीक है। then इसको इक्वेशन 5 बना दे क्या, या then on integrating we get क्या मिलेगा बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, डी क्यू, और यहाँ क्या कर देंगे आप, P1 से P2, तो क्या आ जाएगा बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर किसके बताइए, माइनस टी वी अल्फा P2 माइनस P1, और यहाँ कितना आगे बताइए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू
टी वी अल्फा P1 माइनस P2 छाप दीजिए। ठीक है, फिर वही लिखिए दिस इज द, कौन सी हीट है ये, गिवन टू की टेकन फ्रॉम, अरे अभी दोनों है ना यार, अभी तो दोनों की पॉसिबिलिटी है। लिखिए दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम। चलिए केसेस बनाते हैं। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम। लिखिए इफ P1 is greater than P2, if P1 is greater than P2, this implies that delta Q is greater than 0, delta Q is greater than 0, ठीक है। एंड दिस फर्दर implies that डेल्टा Q पॉजिटिव होने का क्या मतलब है बेटा, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। लिखिए हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। मुश्किल है क्या है सब, बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत आसान है, जैसे बता रहे हैं छापते जाइए बस, ठीक है। चलिए वही फिर उसके बाद नीचे पैराग्राफ चेंज करके इफ P1 इज लेस देन P2, डेल्टा Q इज लेस देन 0 and heat is taken from the system। छाप दीजिए। चलिए चलिए केस सेकंड आइए, मिटा दे इसको। चल लिखिए केस सेकंड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है समझने में इसको, है बताइए आसान है कि नहीं, बोलो भैया। इजी लग रहा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है ये सब। हाँ थोड़ा सा लेंदी है भाई, लेंथ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है विच इज़ ऑब्वियस। तो अगर लेंथ इसकी ज़्यादा है बेटा तो पूरा नंबर दे के भी जाएगा, है ना, इसलिए इसको पहले पढ़ा रहे हैं। कंडक्शन रेडिएशन देके बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। लगेगा रेगिस्तान में पानी मिल गया है, सहारा के रेगिस्तान में आप फंसे थे, पानी मिल गया है। और लाइफ में देखिए रिस्क जो है वो लेना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बार एक आदमी था, एक कहानी हम पढ़े थे, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एक बार एक आदमी था, वो कहीं रेगिस्तान में ऐसे ही फंसा हुआ था, है ना, काफ़ी दिन तक फंसा हुआ था, 3 दिन 4 दिन से उसको कुछ खाने को नहीं मिला था, कहीं पानी पीने को नहीं मिला था, ऐसे ही भटक रहा था वो। तो एक टेंट कहीं पे ऐसे टेंट वेंट टाइप का ऐसे कुछ लगा हुआ था, उसको दूर से दिखाई दिया। जैसे तैसे पहुँचा वहाँ पर, एकदम मतलब समझिए ऑलमोस्ट फेंट होने वाला था, एकदम बेहोश होने वाला था वो। तो वहाँ पे देखा कि उस टेंट के अंदर जो है, टेंट के अंदर एक हैंड पाइप ऐसे लगा हुआ है। तो बहुत खुश हुआ वो, जा करके हैंड पाइप ऐसे ऐसे करके मार रहा था, ऐसे ऐसे करके मार रहा था, पर पानी निकल भी ना करे उसमें से, पानी निकले ही ना। फिर फ्रस्ट्रेट होकर के बैठ गया कि अब तो हम मर जाएंगे, एकदम उम्मीद छोड़ दिया था कि अब हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे अब हम। फिर बैठ के ऐसे ही सोच रहा था, ऐसे मतलब गिरा, बैठ के सोच रहा था, तो देखा कोने में एक जगह पे एक बॉटल जो थी ज़मीन में से धंसी हुई थी। तो गया, पानी ऐसे उठाया बॉटल, और जैसे ही पीने जा रहा था, पानी के ऊपर, पानी उस बॉटल के साथ एक लेटर था। तो लेटर वो खोल करके पढ़ा, तो लेटर में ये लिखा था कि ये जो पानी है इसका इस्तेमाल आप उसमें डालिए नल में, और नल फिर काम कर। भाई पहले नल में क्या होता था, एक्स्ट्रा पानी आप डालते थे तो नल खींच लेता था, वॉशर जो है वो काम करने लगता था, गीला होता था वॉशर फिर पानी खींच लेता था। तो उसने कहा कि जो आधा बोतल पानी है इसको आप हैंडपम्प में डालिए, मारिए, पानी अपने आप ही गिरने लगेगा। अब वो दो राहे पे खड़ा था, यार अगर हम पानी उसमें डाल दिए और काम नहीं किया तब तो हम तुरंत मर जाएंगे, पर यह भी था कि यार अगर हम डाल दिए और काम करने लगा तो जो हम एक बोतल पानी इकट्ठा भी हम कर लेंगे, जो मेरा बोतल जिसमें पानी ख़त्म हो गया है उसमें पानी इकट्ठा करके हम अपना जर्नी फिर कंटिन्यू कर देंगे। अब उसके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ऐसे था कि करे तो करे क्या, अब क्या करे वो।
अब वो सोच में पड़ गया, अब क्या करें भाई, रिस्की काम था कि भाई पानी अगर डाल दी उसमें ख़त्म हो गया तब तो खेल ख़त्म है मेरा, और नहीं काम किया अगर रिस्क वाली बात है कि नहीं है। तो उसने कहा सोचो भाई चलो भाई रिस्क लेते हैं, मतलब उसके पास 2 ऑप्शन थे, रिस्क लेते हैं। रिस्क लिया, पानी डाला, और पानी जब डाला मारा 2-3 बार ऐसे, पूरा हैंडपम्प जो है फिर पानी पूरा देने लगा, वर्किंग ऑर्डर में आ गया। तो जो नीचे पूरी चिट्ठी थी उसमें जब पानी वानी पी लिया अपना, जब चलने को हुआ तो पेन निकाल करके चिट्ठी में नीचे लिखा बिलीव मी, वो पूरी कहानी के नीचे जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन था नीचे लिखा बिलीव मी इट वर्क्स, मतलब कि ये काम करता है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो अगला कोई आए तो उसके मन में कोई डाउट ना रह जाए, बिलीव मी इट वर्क्स। उसमें जो बोतल था उसमें पानी भर करके वहीं रख दिया फिर और चला गया आगे। तो लाइफ में रिस्क लेना जो है बहुत ज़रूरी होता है, लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है, और कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार एक राजा थे, तो उनके दरबार में एक आया व्यापारी, उसके पास 2 फैल्कॉन थे। फैल्कॉन समझते हैं आप क्या होता है? फैल्कॉन बाज की तरह से एक पक्षी होता है, फैल्कॉन कहते हैं, बहुत सुंदर होता है वो हवा में ऐसे मतलब कलाबाजी दिखाते हैं, ऐसे कबूतर उड़ते उड़ते घूम जाते हैं वैसे ही कलाबाजी दिखाता है वो, चील घूमते रहते हैं, वैसे ही फैल्कॉन एक पक्षी होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है वो। तो 2 फैल्कॉन जो है राजा को उसने दे दिया। तो राजा ने अपने ट्रेनर को बुलाया जो उनका बगीचा वगीचा देखता था, जो जानवरों की देखभाल करता, उन्होंने कहा कि इसको तुम ले जाओ और इनको प्रॉपर तुम ट्रेनिंग देना, और वो दे दिया ट्रेनिंग। तो राजा ने कहा कि ठीक है, राजा साहब से उसने कहा ठीक है आप अगले दिन जो है आइएगा बाग में सुबह सैर करने, वहाँ पर आपको करतब दिखाएंगे। राजा रोज़ सुबह अपने जाता था बाग में, तो राजा रोज़ गया सुबह, डेली की तरह गया सुबह। तो देखा एक फैल्कॉन जो था वो हवा में उड़ रहा है, अपना खूब करतब वर्तब दिखा रहा है, दूसरा वाला चुपचाप बैठा हुआ है, वो हिल ही नहीं रहा था। तो राजा बुला के डांटने लगा उसको, जो उसका इंस्ट्रक्टर था, ये कैसे तुम ट्रेनिंग दे, तो उड़ ही नहीं रहा है। कह रहा सर वो उड़ ही नहीं रहा है, हम भी बहुत परेशान हो गए हैं। तो फिर अब राजा लोग पहले सनकी टाइप होते थे, अब वो जिद पर आ गए, कैसे नहीं उड़ रहा है ये, इसको उड़ना पड़ेगा। तो मारा तो नहीं उन्होंने, कहा नहीं इसको उड़ा करके और इसको ट्रेनिंग दे करके दम लेंगे हम। राजा ने फिर और राज्य से लोगों को बुलाया, अलग अलग राज्य से लोगों को, अलग अलग ट्रेनर्स को बुलाया, सबको कहा कि भैया ऐसा है, इसको उड़ना सिखाइए आप। अब वो उड़े ही ना, अपना जो डाल था उसको छोड़ के हटवे ना करे, वो परेशान हो गया सब लोग, हर कोई परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। और राजा इसी चक्कर में उसकी तबीयत खराब हो गई कि यार इतना बड़ा चैलेंज हम ले लिए, अब हो ही नहीं रहा है। ईगो भी बात आ गई उसके, ईगो बात आती है तो भाई दिमाग खराब हो जाता है। अब वो ईगो पे ले लिया वो, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो पूरे राज्य में उसने पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मेरी समस्या का समाधान कर देगा उसको बहुत अच्छा इनाम देंगे। तो एक बूढ़ा किसान बेचारा आया कि सर अगर आपकी इच्छा हो तो हम जो है इस समस्या का हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई कर दीजिए। तो वो गए अपना बाग में, राजा फिर चले गए अपना सोने होने। सुबह जब राजा आए बाग में सैर करने तो देखे कि पहले वाले के साथ दूसरा वाला भी जो है हवा में करतब दिखा रहा था। तो शॉक्ड हो गया, कहे यार कि ये तो उड़ ही नहीं रहा था, ये क्या हो गया, 1 महीने से हम परेशान थे, कुछ नहीं हो रहा था, ये अचानक से किसान ने आके क्या कर दिया। जो किसान था उससे पूछे कि भाई आपने क्या किया, तो उसने कहा कुछ नहीं किए सर, जिस डाल पर वो बैठा था वो डाल हम काट दिए, तो उसके पास बैठने की जगह ही नहीं थी, तब वो उड़ गया। ठीक है, आपको अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए, अपनी जो भी पोटेंशियल है उसको अचीव करने के लिए बेटा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। वो फैल्कॉन जो था करतब दिखा सकता था, जो चिड़िया था करतब उसको आता था दिखाने, पर वो अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं रहा था। बैठे हैं, खा रहे हैं, पीने, क्या टेंशन है। और जब बैठने की जगह ही हट गई, कंफर्ट जोन खत्म हो गया उसका, देखिए उसने अपना काम किया। कंफर्ट जोन से निकलना और लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंफर्ट जोन से निकलिए, लाइफ में रिस्क लीजिए। अब ये नहीं कि जाके किसी का चेन स्नैच कर रहा है, इस टाइप का रिस्क नहीं है, उस टाइप का रिस्क नहीं, पॉजिटिव रिस्क। जाके चेन स्नैच कर रहे हैं किसी का, सर आप तो कहे थे, तो सर कहे थे पॉजिटिव वे में, कहीं नहीं कहते जाके चेन खींच लेगा किसी का। और आजकल तो कोई पहन भी नहीं रहा असली सोना, सब लोग तिजोरी में रख दिया है। चलिए देखिए केस सेकेंड, केस सेकेंड फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। इस समय मेरी किस्मत इतनी ख़राब चल रही है कि आप लोगों से क्या बताएं हम, अरे बहुत ख़राब चल रही है। 2 रिज़ल्ट मेरे ऐसे आए हैं जिसमें हम एक रिज़ल्ट में एक क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पाया। कल एक रिज़ल्ट आया है 82 नंबर कट ऑफ था उसका, मेरा है 86 नंबर, पर हम नॉट सिलेक्टेड हैं, पर नॉट सिलेक्टेड है। इसका रीज़न क्या था, जब OMR हम भर रहे थे तो OMR भरने में हमसे गलती हो गई। डी बुकलेट सीरीज डी थी, नीचे ऐसे करके A B C D के लिए ऑप्शन था, यहाँ पे हमने D लिख दिया, नीचे इसको ऐसे बबल नहीं किया।
और इस वजह से मेरी OMR चेक नहीं हुई। कल रात में आया मेरा दिमाग, रात भर हम सोए नहीं है इस टेंशन में कि यार क्या हो गया। एकदम 82 कट ऑफ था, 86 था मेरा। अपने दोस्तों में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अब यहाँ तक हम गए। एक लड़का था OBC में सेलेक्ट हुआ है, नहीं एक लड़के का 87 है, एक लड़के का 87 था जब सही किया था वो, तो मेरा 86 था। एंड आई वॉज नॉट क्वालिफाइड, नॉट सेलेक्टेड, क्वालिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड। TGT का एग्ज़ाम होता है, 10 ग्रेजुएट टीचर्स का होता है, जो हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। ये देखिए ये कंडीशन है, बट स्टिल देखिए हम आए हैं पढ़ाने के लिए। इसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, है ना। इसी से सीखिए आप लोग भी। हम अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं काम हमेशा ऐसे ही करना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन। जो आपका काम है वो काम करना। हम रात भर नहीं सोए हैं, रोए भी नहीं है, मतलब अबाउट टू क्राई तो थे ही उन्हें, पर मम्मी को देखे, भाई को देखे तो हमको लगा कि हम 99.99% श्योर थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 99.99%। एग्ज़ाम देने के बाद हम आए, हमको मम्मी हो गया काम खत्म, 65,000 रुपये के मालिक हो गए हम, है ना। पर ये ऐसा हो गया। तो किस्मत कभी भी पलट सकती है ना, पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी, पर तैयार रहना चाहिए। मेरे जितने दोस्त थे वो सब फ़ोन करके मुझे समझा रहे थे कि भाई देखो इस बात से खुश मनाओ तुम, कि उन लोग का जिन लोग का नहीं हुआ था, जिन लोग का होगा उन लोग का नहीं, जिन लोग का नहीं हुआ था। जैसे अभिषेक सर थे आपके, उन्होंने समझाया कि अरे भाई आप इस बात को खुशी मनाइए कि कट ऑफ क्रॉस कर गए थे आप, छू करके वापस आ गए। नहीं हुआ बात दूसरी थी, छू करके तो वापस आ गए ना, इस चीज़ को लेकर खुशी मनाइए। और वही है कि नहीं था किस्मत में नहीं हुआ, ठीक है, पर स्टिल मतलब कोशिश करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन। हमेशा ही इस चीज़ को फॉलो करिएगा, काम है तो काम है। और ये अपनी मम्मी से सीखे थे हम। मेरे पापा एक्सपायर किए थे 8 जून 2010 को, और 9 जून को मेरी मम्मी स्कूल में एप्लीकेशन भिजवाई थी छुट्टी का कि इधर हम नहीं आ पाएंगे। जो क्लर्क थे वो कहे अरे यार अजीब हैं आप लोग, हम लोग को नहीं पता क्या हुआ है, झूठ में एप्लीकेशन लिख करके भेजा। हमने कहा नहीं सर मम्मी भिजवाएंगे। 8 जून को पापा सोचे एक्सपायर किए, 9 जून को मम्मी एप्लीकेशन लिख के भिजवाई थी। इसको प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। मेरी मम्मी की सैलरी पता है कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपया। ये उनकी सैलरी थी, स्कूल में पढ़ाती थी प्राइवेट स्कूल में, और 1200 रुपया सैलरी थी उनकी। सुबह 10 बजे का स्कूल उनके लिए 10 बजे होता था, 10 बजे उनको पहुंचना ही पहुंचना हर हाल में। हम लोग बहुत गुस्सा आते थे कि अरे 1200 रुपये हम पैर ना हिलाएं, हम पढ़ाना दूर की बात है। 1200 रुपये हम पैर ना हिलाएं, हम पढ़ाना तो दूर की बात है। कोई कहते 1200 दे रहे हैं, चल के दिखा दीजिए, हम 1000 12,000 तो तब चलेंगे, उसमें क्या हम लोग आदमी हैं। मतलब 1200 रुपये में पढ़ाना तो छोड़ दीजिए, पैर ना हिलाएं हम लोग, और 1200 में पढ़ाते थे। उनको सैलरी नहीं था, उनको टाइम फिक्स था कि यार 10 बजे है तो मेरा काम है तो करना है। पैसा मायने ही नहीं रखता है, काम है तो करना है, काम है, जिम्मेदारी लिए तो अपने कर। जैसे आप लोग हैं, अब आप लोग की संख्या में ले मायने रखती है, जिम्मेदारी लिए हैं तो करना है, हर हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है डजेंट मैटर, प्रोफेशनल लाइफ उसमें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यही असली खेल होता है लाइफ का। दोनों लाइफ को अगर ओवरलैप करेंगे आप तो दिक्कत होगी भाई। सोचिए 1200 रुपया सैलरी थी उनकी। हम लोग को बचपन में तबीयत खराब होता था हम लोगों का, मम्मी दवा खिलाती थी हम लोगों को, एक दवा रख देती थी बगल में, स्कूल जाती थी, स्कूल से फिर आती थी और सेब वेब काट के रख देती थी, खा लेना। कोई एक दिन छुट्टी नहीं लेती थी, बहुत रेयर केस में कभी छुट्टी लेना हुआ तो लेती थी। मेरा पैर में एक्सीडेंट हुआ था MSc में, 3 दिन मम्मी छुट्टी ली थी। 1 से 1.5 महीना बिस्तर पे थे हम, 3 दिन छुट्टी ली थी। पहले दिन तो बताया नहीं, जिस दिन हुआ था हॉस्पिटल एडमिट हो गया तब बताया, फ़ोन गया उनके पास, घबराई, अगले दिन छुट्टी ली थी। फिर अगले दिन फिर डिस्चार्ज भी हो गए थे जिला अस्पताल से, घर ही पे रहते थे, मम्मी स्कूल गई थी अपना, वो छुट्टी नहीं लेती थी। हम लोग बहुत गुस्सा आते थे, पर ये उनकी डेडिकेशन थी कि नहीं 1200 रुपये से नहीं मतलब है कि भैया काम है तो काम है। और हम लोग बहुत डरते थे कि यार मम्मी का स्कूल की छूट जाएगा तो बीमार पड़ जाएगी। लोकेलिटी उनका एक डेली रूटीन था, लोग बहुत डरते थे बीमार पड़ जाएंगे। पर लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन का एक फ़ायदा तो ये हुआ, कम से कम स्कूल का झंझट उनका छूट गया। अब घर में रहती हैं, शांत रहती हैं, वरना बहुत डरते थे हम लोग कि यार कहीं स्कूल अगर छूट गया, कहीं सब हटा दिए स्कूल से, तब बीमार पड़ जाएगी वो। पर थैंक गॉड लॉकडाउन लग गया। कोरोना का एक फ़ायदा तो हुआ हम लोगों को। नहीं नुकसान भी हुआ, नुकसान भी। बहुत सारे लोग ऐसे थे देखिए जो एक्सपायर कर गए। जैसे मेरी एक मामा की मतलब लड़की थी, मतलब कज़िन हुई मेरी, उसके हस्बैंड एक्सपायर कर गए। उसके हस्बैंड ही नहीं, उसके जेठ मतलब उसके हस्बैंड के बड़े भाई, उसकी सास, सब लोग एक्सपायर कर गए। पूरा घर बार खत्म हो, खानदान ही पूरा खत्म हो गया। आज की डेट में कोई दिया जलाने वाला नहीं उनके घर पर है, कोई बचा ही नहीं, पूरा खानदान खत्म हो गया। तो कोरोना में बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है। कोरोना के बाद अगर आपको मतलब आप फिर से एक्टिव हो पाए हैं
तो ये मान के चलिए कि भगवान ने आपको एक मौका दिया है पुरानी गलतियों को सुधार करके अपने लिए कुछ करने का और समाज के लिए कुछ करने का। अपने लिए नहीं, खाली अपना पेट भर रहे हैं, सोसाइटी के लिए भी कुछ करिए, है ना, तब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ है वो लड़का पूरे टाइम कोरोना में जो है गरीबों को जो है खाना बंटवाता था, हमेशा। दुआ लग गई, हम लोग पापी लोग थे, फंस गए। कुछ हुआ होगा भाई, पापी है ये सब, कुछ गलती कभी किसी से हुई होगी, कुछ गलती हमसे हुई होगी, चाहे हमारे पिताजी से हुई, किसी से तो गलती हुई होगी, उसी का रिजल्ट था, लेकिन क्रॉस करके नहीं आ पाए। अच्छा काम हमेशा करना चाहिए, फ़ायदा करता है वो। चलिए लिखिए फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, देखिए फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें लिखिए फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा बताओ? कांस्टेंट होता है। और DQ क्या होता है बताइए? 0। और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत किए थे हम। कई रात तो ऐसा हो जाता था, मम्मी सुबह 5 बजे आती थी, कहती थी अरे अब हो गया सो जाओ, रात भर नहीं सोते थे। और यहाँ से फिर वापस आना बहुत बड़ा ड्रॉबैक था मेरे लिए, पर अब ठीक है, यही था। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। वॉट एल्स यू? हाँ बात सही है। अब यही सब पॉजिटिव मोटिवेशन रह ही गया लाइफ में, और क्या ही है। नहीं PhD तो खैर चलिए चलता रहता है, PhD तो खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल एक होता ना यार कि उम्मीद थी कि यार मिल जाएगा। आप किसी एग्जाम को देख करके आए 99.99% श्योर हो कि आपका हो जाएगा, एंड देन यू विल फील कि यार सब पार्टी वार्टी की तैयारी वारी हो गई हो और पता चले कि बाराती नहीं आ रही है, शादी नहीं होगा, तो कैसा लगेगा, है ना? ठीक है, तो यही होता है कि भाई हम तो श्योर थे कि हो जाएगा, 99.99% श्योर थे, क्योंकि जितना कट ऑफ था सब में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मेरिट मेरे नंबर से ज़्यादा नहीं था। हमको पता था कि हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा। फर्जी सब निकालते थे यूट्यूब पे, हर दिन 10 लोग कट ऑफ निकाल देते थे अपना यूट्यूब पे, फर्जी होते हैं सब, पर किसी का इतना नहीं था, तो हमको पता था कि हो जाएगा। बट स्टिल चलिए ठीक है, क्या किया जाएगा, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। चलिए देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 और लोग देखिए ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं अपनी छोटी चीज़ों के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी एडियाबेटिक प्रोसेस में पूरा लिखिए फॉर एडियाबेटिक इक्वल टू कांस्टेंट DQ इक्वल टू 0, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा बताइए? इक्वेशन 3 से बताइए क्या मिलेगा? हम आज बिल्कुल पढ़ाने की स्टेट में थे नहीं, पहले सोचे छुट्टी कर दें, फिर हम क्या नहीं चलो चलते हैं। पढ़ाने से एटलीस्ट ये होता है ना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं आप लोग। अब आप लोगों से देखिए बातचीत कर लेंगे, हंसी मजाक कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा मूड। ऐसे ही घर में बैठे रहते मुंह फुला करके, तब हो चुका होता काम। चलिए दिस इम्प्लाइज दैट अब ये है कि किसको किसको जवाब देंगे। अभी तो रिजल्ट आया रात में, किसी को पता नहीं है, अब सबको जवाब देना पड़ेगा। सबसे ये कहेंगे नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं, रीज़न नहीं किसी को बताएंगे, कहेंगे नहीं हुआ यार, क्या बताएं। क्योंकि आप फेल तो हुए हैं, चाहे किस्मत से हूँ चाहे मेहनत से हूँ। फेलियर इज़ अ फेलियर, चाहे मेहनत से हूँ आप चाहे किस्मत से। चलिए जल्दी करिए। इसीलिए आप लोगों से हम कहते हैं कि जो भी टाइम मिला करे उसको यूटिलाइज़ किया करिए, उसको यूटिलाइज़ कर लिया करिए। जो भी टाइम मिला करे उसको यूटिलाइज़ किया करिए। देखिए मौका अब है नहीं किसी के पास, सारा खेल देखिए टाइम का, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार। सिद्धार्थ शुक्ला को देखिए 40 साल की उम्र में बेचारा एक्सपायर कर गया। तो जब तक हैं भैया तब तक अच्छे से काम करिए। सिद्धार्थ शुक्ला को जानते होंगे आप लोग, पूरी दुनिया हिल गई जब पता चला कि एक्सपायर कर गया वो। तो ऐसा लगा कि कोई अपना रिश्तेदार मर गया है। टीवी सीरियल इतने क्लोज हो जाते हैं। मम्मी का तो मेरे फेवरेट था बिग बॉस में, बिग बॉस में। जब सुनी वो शॉक्ड हो गई, सो रही थी वो दोपहर में, तुरंत गया हम टीवी खोलेंगे, मम्मी ये देखो क्या हो गया। मम्मी फिर खोली, एकदम शॉक्ड हो गई थी 5 मिनट के लिए, यार ये कैसे हो गया। वही है। चल लिखिए इफ ना, और क्या। अरे यार देखो कोविड में अगर आप ऑक्सीजन के लिए, खाने के लिए, है ना,
रहने के लिए परेशान नहीं थे तो मान के चलिए कि ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद था आपके ऊपर। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं बेटा, गाड़ी में बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ दिए हैं, जो फ्री में मिलता हम लोगों को, नेचर देती है। ऐसे ऐसे लोग थे और इन्फ्लुएंशियल लोग थे, प्रभावशाली लोग थे। मेरे एक सीनियर हैं, उनके बड़े पापा प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। मतलब पीसीएस लेवल की पोस्ट होती है वो, जुबली का जो प्रिंसिपल होता है वो पीसीएस लेवल का ऑफिसर होता है वो उस पोस्ट से रिटायर हुए थे वो। और वो ऐसे ही किल्लत हुई उस समय जब कोरोना अपने पीक पर था, तो आपको पता होगा बहुत हाहाकार मच गया था। वो शहर में घूमते रह गए, उनको कहीं ऑक्सीजन नहीं मिला, गाड़ी में दम तोड़ दिए वो बिना ऑक्सीजन के। इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी, सोचिए कितने लोगों की हेल्प किया होगा अपने टाइम में, कितने लोगों की मतलब समस्या समाधान किए होंगे वो, कितने बच्चों को पढ़ाए होंगे। और नहीं था, उनकी अपनी वाइफ फिर वो भी कोरोना पॉजिटिव, 2 दिन बाद वो मेडिकल कॉलेज में एक्सपायर कर गई। लावारिस मौत मारी एकदम वो। भाई मेडिकल कॉलेज में आपको नहीं पता हो शायद कंडीशन की, लोग एकदम पूरा अंदर भेज देते थे, कोई कांटेक्ट नहीं रहता था। एक मोबाइल पे पता चलता था ये लेकर के आना वो लेकर के आना, तब लोग जाते, देख नहीं सकते थे आप किसी को। अंदर ही अंदर हदस के मर गई, डर के मर गई। एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, अभी अपने भाई का बीएड प्रिंसिपल नहीं मैनेजर थे वहाँ के, उनको बस नॉर्मल सर्दी जुकाम था। इतने दुष्ट थे सब मेडिकल कॉलेज वाले, सब उनको एडमिट कर लिए। अब वो बेचारे डर गए और किसी का कोई कांटेक्ट नहीं। रात में 3 बजे तक वो आदमी सबको फ़ोन करता रहा, अपने स्टाफ को, अपने फैमिली को, सबको, जितने जितने लोगों का कांटेक्ट में नंबर था सबको फ़ोन करता रहा। अब फ़ोन पे वो रो रहा था कि भैया हमको निकाल लो, हमको बचा लो। तो हर आदमी समझा रहा था कि अरे नहीं ठीक है, मान लीजिए कोविड, अभी कोविड का टेस्ट नहीं हुआ था, कोविड टेस्ट के लिए सैंपल गया था, फिर भी लोग एडमिट कर लिए थे। सब हर आदमी समझा रहा था कि अरे कोविड है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बच जाएंगे आप, बच जाएंगे, बच जाएंगे। 3 बजे के बाद भाई जाहिर सी बात है कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। 3 से 5 बजे तक वो आदमी पता नहीं क्या सोचा, डर के मारे मर गया वो, हॉस्पिटल में एकदम तोड़ दिया वो, डर के मारे हदस करके। अकेले हमें कोई है नहीं मेरे आसपास। सोचिए, पता नहीं टेस्ट पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, बात की बात है, बिना टेस्ट देखे अपना एक्सपायर कर गया वो। ये सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में अगर आप बचे हुए थे, अगर आप परेशान नहीं थे, तो ये मान के चलिए कि ऊपर वाले का आशीर्वाद था आपके ऊपर। जिनकी बात हम किए हैं, जो मेरे मैंने कज़िन के जो हस्बैंड थे, उनके लिए ऑफिस की पूरी मशीनरी लग गई थी। वो लड़का मेरी एज का, 29-30 साल का था, 30 साल की डेट में कंपनी का डायरेक्टर बन गया था, इतना तेज था वो, इतना तेज लड़का था। और पूरी कंपनी जो है एकदम लगी हुई थी उसके लिए कि यार इसको बचाना है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जब मिलता नहीं था, उसके लिए एडिशनल स्टॉक में रखा रहता था, कंपनी वाले जुगाड़ कर देते थे। ऑक्सीजन का सिलेंडर एक्स्ट्रा रखा रहता था उसके लिए कि यार इसको बचाना है, हर हाल में बचाना है। उसका जाना मतलब कंपनी का लॉस हो जाएगा, पर नहीं बच पाए वो। 24 अप्रैल को उनकी सास एक्सपायर की, 26 को जेठ एक्सपायर किए उसके, 13 मई तक वो चला खींचा किसी तरीके से, 13 मई को वो एक्सपायर कर गए। हम लोग यही मनाते थे कि यार वो एटलीस्ट बच जाए, एक्सपायर कर गया वो भी। तो ये कंडीशन थी, और उस कंडीशन से अगर आप बचे हुए हैं, सेफ हैं, तो मान के चलिए कि ऊपर वाले का वरदान था आपके ऊपर, और ऊपर वाले ने मौका दिया आपको कि भैया कुछ अच्छा करिए लाइफ में, अपने लिए भी, समाज के लिए भी। चलिए लिखिए, if alpha be the coefficient of volume expansion, if alpha be the coefficient of volume expansion, then वही अल्फा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बताओ, 1/v del v upon del t at constant pressure, and this implies that del v upon del t at constant pressure किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बताओ, अल्फा इंटू वी के। चलो this implies that dt is equal to किसके इक्वल हो गया बताइए, t बाई सी पी v अल्फा डी पी। चलिए फिर लिखिए, इफ प्रेशर वेरीज फ्रॉम
P1 to P2, वही P1 to P2, pressure varies from P1 to P2, P1 to P2, then on integrating we get, then on integrating it we get, then on integrating it we get, क्या मिलेगा बताइए? डेल्टा टी बराबर किसके इक्वल बताइए? टी बाई सी पी वी अल्फा P1 टू P2 dP। और देखिए जो गलती हम लोग की अपनी लाइफ में, वो गलती आप मत करिएगा। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे हम डर गए थे। डर क्या गए थे कि अरे यार कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे क्या होगा, जबकि इतनी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ख़राब नहीं हो सकती थी। तो हम क्या किए, पढ़ाना शुरू कर दिए। तब पढ़ाना शुरू कर दिए, साइकिल चला चला के पढ़ाते थे। धीरे धीरे पैसा मिलने लगा, तो फिर ज़रूरत तो पूरी ज़रूरत से ज़्यादा फिर वो ऐश में अय्याशी में कन्वर्ट हो गया कि यार अब पैसा मिल रहा है तो अपने हिसाब से खाएंगे, अपने हिसाब से पिएंगे। अपना समय अपने ऊपर इन्वेस्ट करिएगा, चिल्लर बटोरने मत लग जाइएगा। दूसरों को ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले अपने ज्ञान बटोर लीजिए। दूसरों को होशियार बनाए जाएंगे आप, अपने जो है बैल बनते जाएंगे, जैसे हम लोग बनते जा रहे हैं। दूसरों को होशियार नहीं बनाना है, पहले अपने सीख लीजिए, अपने एक मुकाम पे पहुंच जाइए, तब उसके बाद समाज के लिए कुछ करिएगा। समाज के लिए इन द सेंस कि मैंने चैरिटी करिएगा। तब अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, उससे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दुनिया की। अपना टाइम, अपना पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, दूसरों के ऊपर बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि इंस्टाग्राम देख रहे हैं, व्हाट्सअप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, तब नहीं, छोड़ दीजिए वो सब। अपना समय बेटा अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, लाइफ में कुछ बनना है तब। और नहीं कुछ बनना है तो ऑक्सीजन तो मिल ही रही है फ्री में, खाना भी गवर्नमेंट दे ही देगी, मरेंगे नहीं। इंडिया जैसे देश में खाए बिना नहीं मर सकते आप, यहाँ खाने पीने में कभी कमी नहीं होगी, ठीक है। पर अगर देखिए भाई, जानवर और इंसान में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होना चाहिए कि जब आप मरें, भाई मरना तो सबको है, मरें आप तो एटलीस्ट आपका समाज में एक नाम हो, आपको लोग जाने। वरना जानवर और आप में क्या अंतर रह गया बताइए? जानवर भी आया मर गया, कुत्ता पैदा हुआ मर गया, आप भी पैदा हुए मर गए, क्या अंतर रह गया? अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी एक होनी चाहिए समाज में। भैया फला व्यक्ति है, उसका ये नाम है, उसका आइडेंटिटी है। चला जाए तो लोग अफसोस करें, खुश ना हो कि अच्छा वो मर गए। समझ रहे हैं आप ना? चला जाए तो अफसोस करें लोग कि हाँ यार ठीक आदमी था, अच्छा आदमी था। चलिए क्या हो जाएगा बेटा? बेटा बताओ, दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा टी बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? टी बाई सी पी वी अल्फा P2 माइनस P1। चाप दीजिए। चलिए अब देखिए, इफ वही केस, या एक लाइन पहले लिखिए, दिस गिव्स द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। दिस गिव्स द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। दिस गिव्स द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। दिस गिव्स द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, चलिए फिर लिखिए, इफ P1 is less than P2, if P1 is less than P2 या P2 is greater than P1, तो क्या हो जाएगा बताइए? दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा टी क्या होगा बताओ ये बेटा? डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। भाई P2 P1 से बड़ा है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो रहा है? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। टेम्परेचर ऑफ द system increases. Temperature of system increases. Temperature of the system increases. ठीक है भैया, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए फिर लिखिए, इफ P1 is greater than P2, this implies that डेल्टा टी क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। और डेल्टा टी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। चलिए छाप लीजिए। चलिए
ठीक है बाबू। चलिए, तो इसी के साथ सेकंड TDS इक्वेशन क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे डाउट होगा कि सर टी को इधर रख के क्यों नहीं इंटीग्रेट कर दिए। हाँ, तो वो जो है, हाँ और कुछ डाउट है क्या, बोलो बोलो। कोई डाउट नहीं है, पक्का कंफर्म, लॉक कर दें। चलिए, डाउट होगा तो हाईलाइट देख लीजिएगा ना, आप तो लाइव देखते हैं, हाईलाइट भी आप देख सकते हैं। इस उम्मीद पे, जैसे इंडिया वाले ना बहुत आशावादी होते हैं, हम भी ये रिजल्ट अपना 3-4 बार देखे, नहीं हुआ उसके बावजूद भी, क्या हो सकता कहीं नाम छूट गया हो, रोल नंबर से मिला है, श्रीवास्तव से मिला है, पहले आदित्य नाम से खोजे नहीं आया, फिर श्रीवास्तव से मिला नहीं आया, मम्मी के रोल नंबर से मिला, रोल नंबर से मिला नहीं आया, तो हम लोग बहुत आशावादी होते हैं हम लोग। इंडिया वाले क्या करते हैं, ऐसे ही होते हैं, मान लीजिए मैच हार गए इंडिया, लाइव टेलीकास्ट में हाईलाइट में देखते हैं, तो हाईलाइट में जीत जाए, है ना। तो हम लोग जो है बहुत आशावादी होते हैं, हो सकता है पाकिस्तान से मैच हारे, कुछ लोग हाईलाइट देखे, क्या होता है हाईलाइट में जीत जाए। ठीक है, तो इंडिया वाले ऐसे ही होते हैं, उम्मीद नहीं छोड़ते हम लोग। चलिए मिटा दे इसको। पाकिस्तान वाला मैच भी देखे आप, आजकल कुछ भी सही नहीं हो रहा है मेरे साथ, सब काम दाम छोड़ कर पाकिस्तान वाले मैच में लगे थे, 10 विकेट से हार गए, बताइए। ऐसी बेइज्जती हुई कि बहुत बेइज्जती हो गई। चलिए हिंट आ दीजिए, जूल केल्विन इफेक्ट, जूल केल्विन इफेक्ट, जूल केल्विन इफेक्ट। चलिए, ज़्यादा इसमें बताएंगे नहीं आज, थोड़ा सा लिखा देंगे, आज एकदम मूड है नहीं। चल लिखिए, लिखिए पहले इसमें थोड़ा सा, फिर आपको बताते। लिखिए लिखिए, जूल एंड केल्विन, इसी को जूल थॉमसन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, जूल थॉमसन इफेक्ट भी यही होता है। कभी कभी जूल थॉमसन नाम से पूछा है, जूल केल्विन ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जूल थॉमसन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, चल लिखिए लिखिए, जूल एंड केल्विन, जूल एंड केल्विन studied the effect on temperature, studied the effect on temperature of the gas when it is passed through porous plug, when it is passed through porous plug, पोरस प्लग ऐसे लिखिएगा, पोरस, पोरस प्लग, पोरस प्लग studied the effect on temperature of the gas when it is passed through porous plug and is known as Joule Kelvin effect, and is known as Joule Kelvin effect। Joule Kelvin effect लिखिए ऐसे, Joule Kelvin effect, Joule Kelvin effect is associated with, Joule Kelvin effect is associated with a parameter, is associated with a parameter known as Joule Kelvin coefficient, known as Joule Kelvin coefficient, Joule Kelvin coefficient, and can be defined as follows, and can be defined as follows, and can be defined as follows, and can be defined as follows। क्या लिखेंगे आप बताइए, जूल केल्विन कोफिशिएंट, जूल केल्विन कोफिशिएंट को देख लो बेटा, जूल केल्विन कोफिशिएंट को डिनोट करते हैं हम लोग किससे बताइए, म्यू से। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। और ये होता क्या है, पोरस प्लग में होता क्या है, पोरस प्लग एक प्लग होता है बेसिकली, एक ऐसे समझिए कि एक नली टाइप की चीज़ होती है, एक ऐसे नली टाइप की चीज़ होती है। तो आप करते क्या है, इसमें गैस को इसमें आप क्या कराते हैं, ऐसे इंसर्ट कराते हैं। तो हो क्या रहा है बताइए, गैस जो है इन्वायरमेंट से इसके अंदर आ रही है, तो जाहिर सी बात है गैस के ऊपर प्रेशर क्या हो रहा है, आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, गैस के प्रेशर आप क्या करें बताइए, इंक्रीज़ कर रहे हैं। या प्रेशर जब इंक्रीज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं, एक और वर्ड होता है थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग समझते हैं आप, थ्रॉटलिंग, जैसे गला दबा दें अगर आपको हम, तो गला दबाएंगे तो क्या होगा, जो आपकी विंड पाइप होती है वो चोक कर जाएगी,
जब किसी आदमी का गला दबाते हैं आप, थ्रोट दबाते हैं उसका, तो क्या होता है, उसका विंड पाइप चोक कर जाता है, और जब विंड पाइप चोक कर जाता है तो आदमी फिर क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे ही गैस का गला दबा देना, मतलब गैस के ऊपर प्रेशर अचानक से क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। और प्रेशर इंक्रीज करने पे या प्रेशर के चेंज करने पे टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है उसी को बेटा हम किस में पढ़ते हैं, जूल केल्विन इफेक्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है बताइए, टेम्परेचर किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो जूल केल्विन कोफिशिएंट म्यू हमारा डिफाइंड होता है डेल टी अपॉन डेल पी। क्या डिफाइन करते हैं इसको हम, डेल टी अपॉन डेल पी। मतलब क्या, टेम्परेचर चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट इसमें क्या होती है पता है, एच। व्हाट इज दिस एच, एच को हम कहते हैं वेयर एच को हम बेटा कहते हैं इंथैल्पी। क्या कहते हैं बेटा, बताइए, इंथैल्पी। एच को हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं, इंथैल्पी, इंथैल्पी, इंथैल्पी। क्या कहते हैं बेटा इसको, इंथैल्पी। इंथैल्पी जानते हैं क्या होता है, इंथैल्पी जानते हैं क्या होता है, नाम तो सुना होगा आपने, केमिस्ट्री में नाम सुना होगा आपने। क्या होता है केमिस्ट्री में, बताइए इंथैल्पी क्या होता है। हाँ, और यही केमिस्ट्री वाले गलत बताते हैं यही गलत बताते हैं। क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी इन द सिस्टम, और यही गलत बताते हैं केमिस्ट्री वाले, गलत पढ़ाते हैं केमिस्ट्री वाले, गलत बताते हैं इंथैल्पी के बारे में। सही बता रहे हैं, गलत बताते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कैसे स्टोर एनर्जी नहीं होती है वो इंथैल्पी। पहले लिख लीजिए इतना, हम जान लेते हैं। अब केमिस्ट्री बताते हैं, आप लोग याद कर लेते हैं तुरंत। तो एनर्जी स्टोर्ड रो तो क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, दोनों में क्या डिफरेंस हो गया तब, बताओ जी। इंथैल्पी वाले ये बताएंगे आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, एनर्जी इन रिएक्शन, टोटल एनर्जी इन रिएक्शन इज कॉल्ड इंथैल्पी, है कि नहीं। इंथैल्पी को देखिए डिफाइन कैसे किया था, देखिए पहले लिखिएगा नहीं, बस देख लीजिए, इसी पे क्लास आज खत्म कर देते हैं। इंथैल्पी को इसकी पहली चीज समझिए, इंथैल्पी होती है क्या बेटा, स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। और आप कौन कौन सा स्टेट फंक्शन पढ़ चुके हैं अब तक, आपने दो पढ़ा है, एक इंटरनल एनर्जी और एक एंट्रोपी। इंटरनल एनर्जी भी आपका क्या होती है बेटा, स्टेट फंक्शन होती है। एंट्रोपी भी क्या होती है, आपका स्टेट फंक्शन होती है। कई सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, तो सारा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उतनी जितना जरूरत है उतना ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि उतना ही पैसा देते हैं उतना ही हम पढ़ाएंगे, कोई एक्स्ट्रा काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो इंथैल्पी होती है एच, वो उसको हम डिफाइन कैसे कहते हैं, U प्लस PV से। ये डिफिनीशन होती है इंथैल्पी की। ठीक है ना, U क्या है बेटा हमारा, इंटरनल एनर्जी है विच इज ए स्टेट फंक्शन। PV क्या है हमारा, वर्क डन टाइप की चीज होती है। ले दे करके U प्लस PV को हम क्या कहते हैं बेटा, इंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए। तो DH बराबर किसके इक्वल आ जाएगा, DU प्लस PdV प्लस VdP आ जाएगा ना भैया। ठीक, अब मान लीजिए आप, प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है। मान लीजिए प्रेशर हमारा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो VdP क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, DU प्लस PdV। और DU प्लस PdV क्या होता है आपका, DQ होता है ना, होता ही नहीं होता है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमको, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिली कि बेटा जो इंथैल्पी होता है वो सिस्टम के अंदर की एनर्जी तो होता है, पर कब, जब प्रेशर हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। तो केमिस्ट्री वाले आधी बात बताते हैं, आधी बात नहीं बताते हैं, और पैसा आपसे पूरा ले लेते हैं, बताते आधी बात है। आधी बात क्या बताया उन्होंने, कि सिस्टम की क्या होती है, एनर्जी होती है। और आप भी याद कर लिए, सिस्टम की एनर्जी कब होती है, जब प्रेशर हमारा क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, मुलाकात होती रहेगी। चलिए, चाहे फेलियर हो चाहे भैया, आज अगर सक्सेस हुई होती तो आप लोगों को पार्टी खिलाते हैं। ठीक है, पर मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि इस साल के अंत तक एक ना एक पार्टी आप लोगों को ज़रूर देंगे हम। चलिए, आज तुम लोगों को पार्टी मिलती वैसे अगर रिजल्ट आ जाता तो, कोई बात नहीं, और पार्टी मिलती, बिल्कुल पार्टी मिलती। चलो रिकॉर्डिंग बेटा बंद कर दो।